हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी की रिक्वेस्ट मिस्टर मिलिंद ने की थी। उन्होंने मेरे सीक्वेंट साइंटिफिक वीडियो पर मेंशन किया था कि वो बिरला सॉफ्ट पर एक रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो मिलिंद जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही अच्छी कंपनी को आपने हमको डिस्कस करने के लिए बोला। इस कंपनी को डिस्कस करने से आपको, हमको, हम सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के रिगार्ड्स में मिलेगी और हमारा एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज कहना चाहिए इससे बढ़ेगा। तो अब मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपकी अच्छी कंपनी को आपने हमको रिव्यू करने के लिए बोला। और आज हम इस कंपनी के बारे में काफी डिटेल में एक अच्छा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये कंपनी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है, बिरला सॉफ्ट। तो ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीके बिरला ग्रुप क्या है, बिरला सॉफ्ट क्या है। एक आईटी कंपनी है, आप तो देख ही सकते हैं, क्लियरली विजिबल है ये। और साथ में हम इस वीडियो में काफी डिटेल में इनके बिजनेस को समझेंगे, कौन सी आईटी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा सेकंड सेगमेंट होता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम। और तीसरा जो हमारा सेगमेंट होता है, जिसमें हम टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं, उस सेगमेंट में हम एक टेक्निकल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा बिरला सॉफ्ट के बारे में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इस कंपनी से रिलेटेड दे पाऊं। तो सर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको ये क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। अगर आपको नहीं कुछ पसंद आता तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे कि हम फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे वीडियोस बनाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अच्छी कंपनीज को। तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेगा अगर आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे। चलिए सर, तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोलकर रखी हुई है। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि इसका पेरेंटेज, जैसे कि हु वी आर। तो ये जैसा आपने देखा इसकी वेबसाइट में कि ये बिरला सॉफ्ट, और नेक्स्ट जो आपको दिखता है वो है सीके बिरला ग्रुप। तो सीके बिरला ग्रुप, तो इसका एक्चुअली जो पेरेंटेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। तो बिरला सॉफ्ट जो है वो बिरला ग्रुप की कंपनी है और खास करके सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँ कि सीके बिरला ग्रुप है क्या, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। बट बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन में हो तो। ये देखिए यहाँ पर जो ये है सीके बिरला ग्रुप जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट है, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज है इसकी, $2.4 बिलियन का। तो आप देखा आपने कि सीके बिरला ग्रुप इज ग्रोइंग US $2.4 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट, ओके, दैट हैज अ हिस्ट्री ऑफ एंड्यूरिंग रिलेशनशिप विद रेनाउंड ग्लोबल कंपनीज। अभी इनका आप देखिए 25,000 एम्प्लॉइज हैं, 25,000 एम्प्लॉइज। जनरली एक छोटी मोटी कंपनी में 400-500 एम्प्लॉइज होते हैं। आईटी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की 1,000 तक एम्प्लॉइज होते हैं। इनके 25,000 एम्प्लॉइज है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये इनका ग्रुप है। उसके बाद देखिए आप 41 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 41, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, 41 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। और ये सीके बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस पूरे ग्रुप में ऑलमोस्ट 25,000 एम्प्लॉइज हैं, 41 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 21 सर्विस डिलीवरी लोकेशंस हैं। न्यूमरस पेटेंट्स है, अवार्ड्स हैं इन्होंने बहुत सारे, क्योंकि ये वाइड सेगमेंट में काम करते हैं, किसी एक सेगमेंट में काम नहीं करते हैं। तो आप देखिए जैसे कि कहाँ पर है ये, तो ऑटोमोटिव्स में है, ठीक है सर, ऑटोमोबाइल्स में जिसको आप बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी में है, होम में है, बिल्डिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में और एजुकेशन में। तो काफी अच्छे अच्छे सेक्टर्स में है ये, और इनकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफटेक, अब देखिए आप ये जो हम आ जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बिरला सॉफ्ट को तो जानते ही होंगे। चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी देखिए, ऑटोमोटिव्स में क्या है, एफटेक। तो आप एफटेक क्या है, ये इंजन्स बनाते हैं सर। तो ये देखिए आप, बहुत अच्छी कंपनी है, रिनाउंड कंपनी है, बहुत सारे BEML, कैटरपिलर, तो ये बहुत इनके जो कस्टमर्स हैं बहुत मार्की कस्टमर्स हैं।
और अपने ये इंजन्स प्रोवाइड करते हैं, क्रैंक शाफ्ट्स करते हैं, तो ये बहुत सारे सिलेंडर ब्लॉक्स। तो मेनली ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के जो ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और मार्किंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी को एवटेक जो इनकी कंपनी है वो कंपोनेंट सप्लाई करती है और काफी क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करती है। तो आपने देखा है ये काफी अच्छी कंपनी है। उसके बाद बिरला सॉफ्ट आपको पता ही है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आईटी कंपनी है। उसके बाद गैमको, ये जो है कंपनी, ये आप देखिए कैटरपिलर, कैट वेट, इन सबके पार्ट्स को सप्लाई करती है और मुझे लगता है सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये मशीन और इक्विपमेंट्स जो भी हैं, इन सब की सपोर्ट सर्विसेज और पार्ट्स वार्ट्स का की जो सप्लाई है वो कैटरपिलर के साथ, इनके काफी सारे कंपनीज के साथ टाई अप है और उन सबको ये उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट जो है एनबीसी, ये मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बेरिंग कंपनी है, ये नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये देखिए, हाँ जी, ये एनबीसी जो है वो बेरिंग कंपनी है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवेज, तो ये सारे ये भी काफी अच्छी कंपनी है। आप इसके बारे में भी आपको देखिए, इन सब में एक एक बार आप क्लिक कर सकते हैं और आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड आप सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नियोसिम जो है वो ये भी बहुत बहुत रेनाउंड कंपनी है स्मेल्टिंग रिफाइनिंग में। ये इंडियन फॉर्मली जो था पहले, इनका नाम जो था इंडियन स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड करके था, और ये भी काफी अच्छी कंपनी है। आप इसके बारे में भी काफी डिटेल में इस कंपनी में जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये आपने देखा बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। उसके बाद HIL तो आपको पता ही है, लिस्टेड कंपनी है। ओरिएंट सीमेंट के बारे में भी आपको पता है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी लिस्टेड कंपनी है, इसके बारे में भी पता है, ओरिएंट पेपर भी आपको पता है, क्योंकि ओरिएंट ये सारी लिस्टेड कंपनीज है। तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और आप देख भी सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम बिरला ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ बिरला सॉफ्ट डिस्कस करने वाले हैं, बट इसका पेरेंटेज के बारे में जो मैं बता रहा था कि कितना स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, 25,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं और कितने मार्की कंपनीज है। अभी आपको यह शायद पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि HIL, ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट पेपर, बिरला सॉफ्ट, एवटेक, ये सारी कंपनीज जो है सीके बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। उसके बाद देखिए हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये एक और सेगमेंट है जिसमें ये प्रेजेंट है। उसमें भी बहुत अच्छे इनके जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, जैसे बिट हो गया, BMB हो गया, बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, BK बिरला हॉस्पिटल, तो ऐसे बहुत सारे हैं इनके एजुकेशन सेंटर हैं और हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल। तो ये बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं इनके पास। तो ये ग्रुप आपने देखा बहुत अच्छा पेरेंटेज है इनका। तो एक किसी भी कंपनी के अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो चाहे वो लाइफ हो चाहे कंपनी हो, उसमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मार्केट प्लेस में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और आपको प्रोजेक्ट्स मिलने में या बिजनेस मिलने में इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो आपको एक टेलविंड होता है अपने स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का, आप उसका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि आपके कस्टमर्स के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप पहले से ही डेवलप होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप पहले ही होता है अच्छा मार्केट में, तो उसका एडवांटेज जो है वो जो सब्सिडरी कंपनीज होती है उन सभी को मिलता है। तो सर हम अपना डिस्कशन अब ले आते हैं वापस बिरला सॉफ्ट पर। तो बिरला सॉफ्ट क्या करती है, व्हाट वी डू, तो जैसे कि आपको पता ही है कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये आईटी सर्विसेज में भी बहुत सारे सेगमेंट में है, ये डिजिटल में है, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में है, और कुछ बहुत क्रिटिकल सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ टेक्नोलॉजीज भी है इनके पास, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू ये स्पेसिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि डिजिटल में है, जैसे कि हमने बात की, तो डिजिटल में आपने ये बहुत कीवर्ड्स हैं जो कि वाइडली यूज होते हैं मैक्सिमम कंपनीज इसी सेगमेंट्स में। तो कस्टमर एक्सपीरियंस, ये आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में किसी भी कंपनी है उसको अगर अपनी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ानी है, अपने मार्केट में डोमिनेंस बढ़ाना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो कस्टमर ही है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाया जाए डिजिटल सर्विसेज में, ये डिजिटल सर्विसेज यूज करते हैं। उनके पास एक प्रोडक्ट भी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको यूज करके ये कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे CX करके ये है, बिरला सॉफ्ट embeds CX into the core of your business transformation from workplace efficiency to omni-channel delivery, taking advantage of the sophisticated analytics systems and new channels to help you respond to the stakeholders experience in the real time। तो stakeholders expectations जो है वो रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करने की आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो है बिरला सॉफ्ट embeds CX। तो ये इस तरीके के बहुत सारे इनके
प्रोडक्ट्स हैं। एक मिनट में आपको सारे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हो गया कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। अब ये बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। देखिए, अगर मैं इन सबको एक एक करके अगर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे काफी लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ब्रीफली आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बहुत इन डेप्थ में जाएंगे तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर जा सकते हैं इन डेप्थ। बाकी अल्टीमेटली आपको ब्रीफली तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डेटा एनालिटिक्स आपको पता है, बहुत एक कीवर्ड है और की सेक्टर है, क्योंकि डेटा अबंडेंट है। मोस्ट ऑफ द आप कंपनीज को देखिए, जो सक्सेसफुल कंपनी है और जो फेलियर कंपनी है या जो स्ट्रगलिंग कंपनीज है, उनमें जो डिफरेंस है वो यही है कि डेटा तो सभी के पास है। चाहे हम स्टॉक मार्केट में, हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास भी डेटा बहुत सारा है। बट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या एक सक्सेसफुल कंपनी में और जो एक स्ट्रगलिंग कंपनी में या स्ट्रगलिंग इन्वेस्टर में, वही डिफरेंस होता है कि आप डेटा को कलेक्ट करने के बाद कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसको कितना अच्छा यूज कर पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं। उसका वही डिफरेंस होता है एक सक्सेस स्टोरी में और एक स्ट्रगलिंग स्टोरी में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आजकल जो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, बहुत सारी आईटी सर्विसेज हैं, इनके एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास जो बल्क ऑफ डेटा है, क्योंकि डेटा को जैसे मुकेश अंबानी जी बोलते हैं, डेटा इज ऑयल, न्यू ऑयल है। तो डेटा तो बहुत है और बहुत यूजफुल डेटा है, बट उसको इतने लार्ज डेटा को प्रोसेस करना और उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाना, तो वो जो होता है वो आईटी सर्विसेज के थ्रू आप इस चीज को पॉसिबल कर पाते हैं, और उसी चीज में ये प्रेजेंट है, उसको भी ये करके देते हैं। तो इनके इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर डेटा एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद सर देखिए, ये कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इनके, फिर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, क्लाउड है और ब्लॉकचेन है। ओके सर। तो अगर हम बिरला स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो द जर्नी ऑफ स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, एससीपी आप यहाँ पर जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यहाँ देखिए स्मार्ट कनेक्टेड प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन सिनारियोस, तो प्रोडक्ट इनोवेशन, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट एंड फील्ड सर्विसेज। तो ये इतनी सारी हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन में भी बहुत सारी चीजें, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। इसमें वीडियोस भी हैं, डेटा भी है। तो आपके पास समय हो तो आप जरूर इसमें एक एक करके जाकर और काफी डिटेल में इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बिरला सॉफ्ट का इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। तो देखिए, जैसे ये इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की जो बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन जो है वही आज की डेट में ड्राइव कर रहा है। सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, उसको एफिशिएंसी अगर इंप्रूव करना हो, कहीं पर भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं, एरर कम, रिडक्शन इन एरर की बात करते हैं, तो क्योंकि ऑटोमेशन अगर आप करेंगे तो उसमें ह्यूमन जो कहना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम हो जाता है। तो ऑटोमेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू होता है। आपके पास कुछ एक फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप एक फिक्स्ड आउटपुट को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो वही ऑटोमेशन एक तरह से प्रोसेस होती है कि अगर आपके पास डिजायर्ड जो फिक्स्ड इनपुट्स रहते हैं और जो फिक्स्ड एक्टिविटीज होती है, एक्चुअली जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसमें ह्यूमंस की जगह पे हम नॉर्मली जो है ऑटोमेशन का यूज करते हैं, जिससे कि आपके एरर को रिड्यूस किया जाता है, आपके टाइम को रिड्यूस किया जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, कॉस्ट आपकी ये रिड्यूस हो जाती है। तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन होती है। तो ऑटोमेशन तो है जो वो हर सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, तो हर जगह पे यूज हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे यूज हो रहा है। तो ये कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में भी प्रेजेंट है। यहाँ पर उन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पे भी मेंशन किया। अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इसमें पढ़िएगा, काफी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। उसके बाद सर देखिए, क्लाउड जो है, क्लाउड आप देखिए, क्लाउड सर्विसेज भी मैक्सिमम कंपनीज जो है वो यूज कर रही हैं, क्योंकि आपके पास जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ता था और पहले बहुत सारा उसमें एक्सपेंसेस होते थे, वो आज की डेट में काफी हद तक रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो कंपनीज है वो क्लाउड सर्विसेज यूज कर रही हैं और इसमें ये कंपनी भी उन सर्विसेज को ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। आप जरूर जाकर इसमें काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं। ब्लॉकचेन तो अभी जैसे बजवर्ड है, पूरी आईटी का हर जगह कहीं पर भी अगर आप सुनेंगे तो ब्लॉकचेन का काफी हल्ला है और काफी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट भी है। ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ था, आपको पता ही होगा, सभी को पता है कि बिटकॉइन से स्टार्ट हुआ। जब इसको रिकॉग्नाइज किया, एक्चुअली था तो बहुत पहले से, बट जब से जहां से बिटकॉइन का जो कहना चाहिए स्टार्ट हुई जर्नी, शायद 2009 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2008 या 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से ही
ही ये ब्लॉकचेन जो है वो काफी बज़वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो काफी सारे एंटरप्राइज, बहुत सारी आईटी कंपनीज ब्लॉकचेन में भी अभी स्टार्ट कर चुकी हैं और ये भी पीछे नहीं है। बिरला सॉफ्ट भी ब्लॉकचेन फॉर एंटरप्राइज, हेल्पिंग एंटरप्राइज कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट सिक्योरली इन अनट्रस्टेड एनवायरनमेंट। तो ये ब्लॉकचेन में भी हैं। अगर आपको मैं ब्रीफली ब्लॉकचेन समझाने की कोशिश करूं तो हर ट्रांजैक्शन का एक डेटा होता है, उसको एक उसको एक तरीके से आप एक ब्लॉक बोल सकते हैं। उसमें डेटा होता है और जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन होता है और जो करंट ट्रांजैक्शन है और जो फ्यूचर में जो फर्दर ट्रांजैक्शन होगा वो एक एक तरह से एक एक ब्लॉक में उसको आप बोल सकते हैं, एक ब्लॉक बोल सकते हैं। और जो प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन है, करंट ट्रांजैक्शन और जो आने वाला ट्रांजैक्शन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए उसको चेन बोला जाता है। तो आपका डेटा का ब्लॉक हो गया और वो जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि हर ब्लॉक जब भी एक नया ब्लॉक बनता है तो वो टाइम स्टैम्प्ड होता है। मतलब एक उसमें जैसे कि आप एक स्टैंपिंग कर देते हैं कि इस समय, इस डेट पे, इस समय, इस सेकंड में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, वो डेटा उस ब्लॉक में जाके सेव हो गया और प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश होता है वो इस ब्लॉक में ऐड हो जाता है और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा उसमें जो प्रेजेंट ब्लॉक है उसका जो एड्रेस है वो नेक्स्ट ब्लॉक में ऐड होगा। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। मैंने आपको बहुत लेमन टर्म में बताया यहाँ पर, अगर आपके पास समय होगा तो आप इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। सर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए, ये तो इन्होंने डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात कर ली हमने, सारी कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और क्लाउड और ब्लॉकचेन। देखिए हमने बहुत ब्रीफली बात की है सभी चीजों के बारे में। वहीं पर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, तो आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें भी आईटी सर्विसेज बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। जैसे कि ओरेकल बहुत कॉमनली यूज होता है, वास्टली यूज होता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी कंपनी है या कोई ऑफिस है जहां पे ओरेकल हो गया, सैप हो गया, इन्फोर, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब यूज नहीं होते। ये बहुत रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी की सर्विसेज जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद देखिए आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी बहुत क्लियर आपको पता है, ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, तो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल को स्टडी करने का प्रोसेस होता है। ये देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ आप जैसे पीएलएम जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसको आप देखेंगे तो ये है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर आपको बनाना है तो उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फिनिश प्रोडक्ट तक, ये देखिए ग्राफिकली इन्होंने बताया है। तो वो जो एक प्रोसेस होती है उसको पीएलएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये क्रेडल टू ग्रेव पीएलएम सर्विसेज विद आर ईपीएलएम सॉल्यूशन, तो इनके पास सॉल्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट स्टेजेस में कॉस्ट कैसे सेव किया जाए, एफिशिएंसीज कैसे इंप्रूव की जाए। तो एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसको स्टडी करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको एफिशिएंटली इंप्रूव करने में, और आप उसमें इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ये प्रोडक्ट पीएलएम के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल होता है किसी भी बिजनेस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें कस्टमर को आप कितना एफिशिएंटली आप रॉ मटेरियल्स को खरीद सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और आपका जो फिनिश्ड गुड है उसको कितने इफेक्टिवली, कितना टाइम बेस्ड मैनर में और क्वालिटी वाइज को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आप कितना एफिशिएंटली अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, वो पूरा जो एक साइकिल होती है उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। उसमें भी आपको बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है जिससे कि आप अपने गुड्स को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर पाते हैं। तो ये जो है ये कंपनी उसको भी कैटर करती है, उसमें भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दैट डिलीवर्स अनमैच्ड कस्टमर एक्सपीरियंस एससीएम सर्विसेज। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी इनके पास टूल्स हैं जिससे कि ये एंटरप्राइजेस जो हैं उनको हेल्प करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए। फिर आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो हम इन सब के बारे में थोड़ा सब डिस्कशन कर चुके हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें। तो ये सारी देखिए सर, आपने देखा डिजिटल में है, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यह है इंटेली ओपन कोविड-19। तो आप देखिए ये इनका एक यूनिक प्रोडक्ट है जो नॉर्मली हमको दूसरी कंपनीज में देखने नहीं मिलता है। तो ये थर्मल स्कैनिंग टाइप का कुछ इन्होंने बनाया है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर कॉन्टेक्टलेस स्क्रीनिंग ऑफ पीपल, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कॉन्टेक्ट
ट्रेसिंग। तो देखिए टचलेस, ये कॉन्टेक्टलेस सिस्टम स्क्रीनिंग ऑफ पीपल है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में भी हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज को अगर आपको काम करने के लिए बुलाना है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है, जहां पे जो कहना चाहिए कि जहां पे लेबर इंटेंसिव जॉब है, जहां पे जैसे आईटी कंपनीज है, इसमें बहुत सारे ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, तो अब आप उसको उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थर्मल बॉडी टेम्परेचर उनका नॉर्मल है कि नहीं है, उसका डेटाबेस आप बना सकते हैं, उसके उसके उनके बारे में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी देखिए सेल्फ स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कंप्लायंस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, तो ये सारी चीजें आप एक सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकती हैं, उसको ऑटोमेटिकली आप स्कैन कर सकते हैं। तो इससे आप काफी सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं इस चैलेंजिंग टाइम में भी, तो कोविड-19 के टाइम में भी। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं थ्रू आईटी सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि अगर आपके पास आईटी सर्विसेज बहुत स्ट्रांग है तो आप इतने चैलेंजिंग चीजों को भी बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं सर। तो इसी तरह इनके पास बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। इंटेली एसेट्स है, जिसको एसेट्स के, ये देखिए आप यहाँ पर कि इंटेली एसेट्स जो है एनालिटिक्स एंड एक्शन प्लेटफॉर्म फॉर योर एसेट्स। तो एसेट्स को आप टर्न योर डेटा इनटू प्रॉफिट सेंटर। तो एसेट्स को का एवेल्युएशन करना, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, वर्कफोर्स, तो ये सारी चीजें हैं। आप बहुत सारे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं देखिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ट्रू व्यू सीएलएम, ट्रू सर्व एफएसएम, ट्रू लेंस, ट्रू आई लिंक है। फिर ये अकोया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में आप जाकर यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है अगर मैं हर चीज को यहाँ पर बताऊंगा तो और पढ़ के बताऊंगा तो आपको काफी समय लग जाएगा। आप जरूर इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर। तो मैं आपको ब्रॉडली बता दिया हूँ कि ये कंपनी जो है सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। सारे आईटी एनेबल सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करती है। डिजिटल में है, एंटरप्राइज रिसोर्स, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज में है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। काफी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, अच्छी कंपनी है। और इनके जो है इनका पेरेंट है वो काफी सारे सेक्टर्स में है, तो वो भी आपको कंफर्ट देता है कि एक अच्छी पेरेंटेज की अच्छी कंपनी है। ठीक है सर। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड सेगमेंट में, जो कि हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का सेगमेंट, और थर्ड जो हमारा रहेगा वो टेक्निकल चार्ट्स करेगा। बट पहले हम इसका सेकंड सेगमेंट में जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा सर, मैं सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करूं उससे पहले मैं ब्रीफली आपको इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपनी जो थी वो कमिंस इन्फोटेक लिमिटेड, ये एक्चुअली जो है ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो थी वो ही रीनेम होके बाद में मर्जर हुआ उसका, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज बिजनेस एंड बिरला सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड have merged and KPIT Technologies Limited Engineering Services Business have been demerged into KPIT Engineering Limited। तो ये सारी चीजें हुई है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे 2012 में कमिंस इन्फोटेक लिमिटेड के नाम से थी, ये सब्सिडरी ऑफ कमिंस इंक और कमिंस इंडिया लिमिटेड। तो कमिंस इन्फोटेक के नाम से थी। 2003 में पैक्स कंसल्टिंग यूएसए के सैप कंसल्टिंग कंपनी थी, उसको लिया उन्होंने। फिर पिवोलेस फ्रांस ऑफशोरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज, फिर यहाँ पे सोल सेंटर यूएसए ये हुआ। इसके बाद सीजी स्मिथ इंडिया एम्बेडेड सिस्टम्स, ये सारी टेक्नोलॉजीज को उन्होंने अडेप्ट किया, इनको इसको ये एक्वायर करते गए और उन्होंने अपने डिफरेंट जो वर्टिकल्स अभी हम बात कर रहे थे उसकी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इन्होंने एक्वायर करी है। मैकेनिकल डिजाइन सर्विसेज बिजनेस ऑफ हार्थिया टीवीएस, फिर स्पार्टा कंसल्टिंग लीडिंग सैप सॉल्यूशन प्रोवाइडर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2010 में सीपीजी सॉल्यूशन। तो मेन जो ये सारी चीजें उन्होंने की। फिर आप देखिए यहाँ पे मर्जर ऑफ बिरला सॉफ्ट लिमिटेड एंड केपीआईटी सर्विसेज। तो ये देखिए ये यहाँ पर 2009 में एक मर्जर कंप्लीट हुआ, जिसके बाद ये जो है बिरला सॉफ्ट के नाम से ये कंपनी अभी अब जानी जाती है। तो जो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो थी वो मर्ज होके अब जो है बिरला सॉफ्ट जो है इंडिया लिमिटेड ये बन चुकी है। तो ये आपको जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताया हूँ, क्योंकि आपको इसकी हिस्ट्री भी क्लियर होना चाहिए कि ये पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से थी। ब्रीफली मैं आपको इसके एनुअल रिपोर्ट पर भी लेकर जाना चाहूंगा, जहां पर आपको इनकी की मैट्रिक्स दिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि किस ज्योग्राफी से कितना रेवेन्यू आया है। तो आप देखिए यहाँ पे अमेरिका से 79.1% आया है, यूरोप से 10.6% आया है, ये 10.3% कहीं और से कुछ आया, तो ये बाकी जो है 10.3% है। तो मेनली जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो अमेरिका और यूरोप से काफी बड़ा चंक आ रहा है।
वहीं पर आप देखिए कि कौन से डिवीजन से, तो ऑटोमोटिव डिवीजन से 13.4, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक एंड मीडिया यहाँ से 18.4, बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से जो है 18.7 आ रहा है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज से 17.8। तो देखिए काफी वाइड रेंज है इनकी, सिर्फ किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है ये, तो इससे आपके रिस्क रिड्यूस हो जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ऑटोमोटिव में अगर डाउन साइकिल चल रही है तो एनर्जी हो सकता है अच्छा काम कर रही हो, या फिर बीएफएसआई अच्छा कर रही हो। तो अगर आपके पास डाइवर्स इंडस्ट्रीज को अगर आप टारगेट करते हैं तो आपकी जो रिस्क होती है वो काफी कम हो जाती है। और यहाँ पर हमको काफी क्लियर दिख रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी यूनिफॉर्म है। आप देखिए यहाँ पर लाइफ साइंस जो है, फार्मास्यूटिकल जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें 20% ये सपोर्ट से आ रहा है इनका, रिटेल से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से यहाँ से 12% आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है 17.8, बीएफएसआई से आ रहा है 18.7। तो बहुत डाइवर्स करके रखा हुआ, ऑटोमोबाइल से 13.4। वहीं आप देखिए जो तो आपका कंसंट्रेशन नहीं है, रिस्क कम है यहाँ पे। वहीं आप देखिए जो सर्विसेज हैं जो हमने बात की है पहले, उससे कौन सी सर्विस से, तो देखिए आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उससे 30% रेवेन्यू आ रहा है, सैप से आ रहा है 20%, ऑलमोस्ट 17.2%, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज सॉल्यूशन से 32.6% आ रहा है, फिर कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट से 12.3%, और अदर्स जो है उससे 10% आ रहा है। तो आपने समझ लिया कि इनका जो है ना तो प्रोसेसेस वाइज, ना तो ना ही इंडस्ट्री वाइज कोई मेजर आपका जो करेंसी कंसंट्रेशन है, जिससे कि इनकी जो रिस्क है वो काफी अच्छी डाइवर्सिफाई हो चुकी है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका। यहीं पर आप देखिए क्लाइंट कंसंट्रेशन, तो अगर आपके कोई टॉप 5 जो 5 क्लाइंट्स हैं उससे सिर्फ 27% आता है। तो जो 5 सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, उससे ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट से 50% रेवेन्यू आता है, वो क्लाइंट छोड़ के भाग गया आपका बिजनेस डूब गया, ऐसा नहीं है। तो जो टॉप 5 क्लाइंट्स है उससे इनका 30% आप रफली मान लीजिए इनका रेवेन्यू आता है, टॉप 10 से सिर्फ 40% आता है। तो आप देखिए कितनी बड़ी इनकी क्लाइंट बेस है, इससे आपके समझ में आता है। तो जितने ज्यादा आपका डाइवर्सिफाइड रहेगा क्लाइंट बेस, उतनी कम आपकी रिस्क रहेगी, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स अगर चले जाएंगे तो कुछ नए क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, और आपको जो रेवेन्यू है वो जो आपकी सेल्स है या रेवेन्यू है या जो प्रॉफिट है वो एकदम से डिप नहीं होता है। तो आपका क्लाइंट जो कंसंट्रेशन है वो काफी बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहे हैं कि टॉप 10 क्लाइंट्स को भी अगर आप मान ले तो सिर्फ 40% ही वो कंट्रीब्यूट करता है, अभी भी 60% जो है वो टॉप 10 के बाद से आता है, और टॉप 20 देखिए वो 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो जो सबसे जो टॉप के 20 जो आपके क्लाइंट्स हैं उससे सिर्फ 50% ही आपका रेवेन्यू आता है। तो आप ये समझिए कि कितने सारे इनके क्लाइंट्स हैं, इनकी रिस्क बहुत कम है, डाइवर्सिफाइड है। ये आप सेक्टर वाइज देखिए, या आप एप्लीकेशन वाइज देखिए, सर्विसेज वाइज देखिए, या क्लाइंट्स के वाइज देखिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि इनकी रिस्क जो है वो बहुत कम है, काफी डाइवर्सिफाइड है। अलग अलग सेक्टर्स को ये टारगेट करते हैं, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर में, बीएफएसआई में, एनर्जी में, और आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में। तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। सर हम अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। काफी हमने बात कर ली इनके बिजनेस मॉडल को, पर अभी अब देखिए आप देखिए मार्केट कैपिटल जो है वो 6290 करोड़ का है। तो ये जो है आप इसको सेफली बोल सकते हैं कि ये मिड कैप कंपनी है। पीई देखिए 21.6 रीजनेबल पीई है, काफी चीप भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीजनेबल पीई है। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज भी आप इसको इस पी पे इजीली ले सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत अट्रैक्टिव है, 0.88%, ऑलमोस्ट 1% की डिविडेंड यील्ड दे रही है, बहुत अच्छी बात है। आरओसीईज देखिए और आरओईज देखिए 18.2 और 12.1, जो कि अच्छा आरओसी आरओई आप बोल सकते हैं। फिर डेट टू इक्विटी देखिए, डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.07 मतलब डेट फ्री कंपनी है। इक्विटी कैपिटल रीजनेबल है 55.4, और मार्जिन जो है वो 13.9। मैं उम्मीद करूंगा कि ये 15 और फिर धीरे धीरे 20% तक भी आपको पहुंचते हुए दिखें। तो स्कोप है इंप्रूव होने के लिए, जो कि एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमांड कर पा रहे हैं तो फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं होता। बट ये अभी 13.9 पर है, तो इनके पास काफी स्कोप है कि ये 20% तक भी आपको फ्यूचर में जाते हुए दिखें। चलिए इनके रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी आ जाते हैं। तो देखिए दिसंबर के क्वार्टर में 833 करोड़ का जो सेल्स थी वो बढ़कर 881 करोड़ हो गई। मार्जिन देखिए आप तो 13% से बढ़कर 16% हो गए। वहीं नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 73 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गया। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने।
एक रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में मिला है। फिर सितंबर क्वार्टर में आप देखिए तो 773 करोड़ की जो सेल्स थी वो 857 करोड़ हो गई। वहीं पर मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट मिला, 11 से 14% पे जाते हुए देखे मार्जिन। और अब देखिए यहाँ पर जो 41 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 69 करोड़ पे जाते हुए देखा। ये कंप्लीट लॉकडाउन का जो समय था तो उसमें जून का क्वार्टर में उसमें 777 लास्ट ईयर में उनकी सेल्स थी जो कि बढ़ गई 915 पर पहुंचते हुए आपको देखी। मार्जिन भी आपको 10 से 12% पे जाते हुए दिखे। और जो 42 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 56 करोड़ में। तो आप देख रहे हैं कि जून का कंप्लीट लॉकडाउन, फिर ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ सितंबर में, और अभी फर्दर और रिलैक्सेशन हुआ दिसंबर में। बट हर क्वार्टर में कितना भी डिफिकल्ट क्वार्टर रहा हो, इनकी सेल्स बढ़ी है, इनके मार्जिन बढ़े हैं, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो काफी एनकरेजिंग, काफी अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं काफी टफ क्वार्टर में, काफी समय टफ समय में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए सर, अब हम इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ जाते हैं। तो 2009 में जो ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो उनका सेल्स था वो आज आपको 10 साल में बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 3560 करोड़ तक आपको जाते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 4 गुना करते हुए अपनी सेल्स को दिख रहे हैं। वहीं पे नेट प्रॉफिट आप देखिए तो ये 70 करोड़ जो ऑलमोस्ट आप रफली बोल सकते हैं, वहां से बढ़कर रफली आप बोल सकते हैं 300 करोड़ रुपए ये जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट उन्होंने 4 गुना कर लिया है। तो अच्छा प्रदर्शन आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, बट रीजनेबली ओके है। और खास करके अगर आप एक्सेलरेशन देखेंगे तो मुझे लगता है रिसेंटली जो थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन आपको 3-4 साल में रिलेटिवली बेटर एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है इनकी अर्निंग्स में। 2018 से पहले माइल्डली ये एक्सेलरेट कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि थोड़ा पिकअप इनकी अर्निंग्स में हमको देखने मिल रहा है। वहीं पर मार्जिन भी जो है और ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए आपको दिख रहे हैं, 14% तक आ चुके हैं। मुझे लगता है समय के साथ में 20% तक भी आपको जाते हुए देखेंगे। चलिए सर, शेयर कैपिटल देखिए तो इक्विटी डायल्यूशन तो हुआ है, या तो इन्होंने बोनस शेयर इशू किए हैं, क्या किया है एक बार हमको जरूर देखना पड़ेगा। आप भी देखिएगा, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। फिर रिजर्व्स ठीक है, बढ़ रहे हैं। इसके बाद बोरोइंग्स देखिए आप, तो बोरोइंग्स इन्होंने कंसिडरेबली रिड्यूस करने की कोशिश की है। बीच में इन्होंने ऑलमोस्ट अभी भी डेट फ्री ही कंपनी है ये। आप देखिए बोरोइंग्स इन्होंने काफी कंट्रोल में रखी हुई है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल डेट है इनकी बैलेंस शीट पे। फिर कैश फ्लोज देखिए सर, तो अच्छे कैश फ्लोज हैं, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, कोई डाउट नहीं है कि ये आईटी कंपनी है और अच्छे कैश जनरेट कर पा रही है। फिर आरओसीज देखिए आप, तो ये बहुत अच्छे आरओसीज कमांड कर रहे हैं, 18% पे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 20 और 25% तक भी आपको जाते हुए दिखेंगे। ये देखिए 82 डेज का जो डेटर डेज है वो भी रीजनेबली ओके है, इतना ये मेंटेन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है 131 डेज या 102 डेज, बट 80 डेज तक कोई इशू नहीं है, ये अच्छा डेटा डेज को मेंटेन कर पा रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, जो 2018 में 18% थी, वो आज बढ़कर आपको सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है प्रमोटर्स होल्डिंग में, वो 40.74% तक जाते हुए आपको दिख रहा है। कहाँ से वो एडिशन हुआ? वो एफआईआईस का जो था वो ट्रांसफर हो गया प्रमोटर्स के पास में, तो जो 46% एफआईआईस के पास में था वो आज घट के 17.52। तो अभी भी जो ट्रांसफर हुआ वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो 40% प्रमोटर्स के पास है, 17.5% एफआईआईस के पास है, और 16% जो है डीआईएस के पास है। डीआईएस ने भी काफी एडिशन किया है, देखिए 7% से बढ़कर 16% पे पहुंच गए। वहीं गवर्नमेंट का देखिए ऑलमोस्ट 0% है, पब्लिक और अदर्स। तो आप देखिए पब्लिक के पास जो 22% था, ऑलमोस्ट वो 24% पे ही पहुंचा है। तो पब्लिक के पास कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया। जो रीशफलिंग हुई है वो हुई है एफआईआईस से प्रमोटर्स के पास गया है और डीआईएस के पास गया। तो एफआईआईस ने कम की है अपनी होल्डिंग, बट वो डीआईएस के पास चली गई और वो प्रमोटर्स के पास चली गई। तो अभी भी जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी भी जो पब्लिक के पास है वो 23% पहले भी था, अब भी 24% है। तो कुछ मेजर डिफरेंस आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिखता, कोई कंसर्न की बात नहीं है। तो मुझे पैरामीटर वाइज, फंडामेंटल पैरामीटर्स के वाइज कहीं पर भी कोई भी ऐसा डर या कहीं कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। हर जगह पर ये काफी स्टेबल है, ग्रोथ भी मुझे स्टेबल दिख रही है, और रिटर्न रेशियोज भी काफी स्टेबल हैं, काफी रीजनेबल पीई पर है, अच्छा पेरेंटेज है। अभी तक सर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका बिजनेस। अब चलिए सर हम जल्दी से इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इसका टेक्निकल चार्ट को ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने स्टार्टिंग हमेशा की तरह मंथली चार्ट से ही हम करेंगे। मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 10 डेज, 20 डेज, 50, 100, 200 डेज का, और साथ में आरएसआई इंडिकेटर एक हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये है मंथली चार्ट। इसमें एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये चार्ट जो है वो बिरला सॉफ्ट लिमिटेड का है। तो सर देखिए, जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, ये मंथली चार्ट है और इसमें मैंने सारा डेटा लेके रखा हुआ है। 2002 से हमारे पास ये डेटा है। ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 20 ईयर्स का इसका डेटा है। तो काफी बड़ा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि ये कंपनी ब्रॉडली, अगर आप इस सेक्शन को छोड़ दें, अगर आप यहाँ इस सेक्शन को छोड़ दें एक समय के लिए, तो ब्रॉडली जो इस कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे तो 2007 तक तो मैक्सिमम सारी कंपनीज ने ही अच्छे ट्रेंड में रही थी। उसके बाद जो हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, उसमें इस कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें भी एक अच्छा स्टीप डिक्लाइन हमको देखने मिला। फिर जो रिकवरी का जो एक्सटेंट है, अगर आप बाकी कंपनीज से कंपेयर करेंगे तो मुझे इसकी रिकवरी बहुत पसंद आई। क्योंकि 2009 से आप देखेंगे तो एक वर्टिकल राइज आपको इसके प्राइस में देखने मिला है, जो कि नॉर्मली आपको बाकी कंपनीज के परफॉर्मेंस में इतना अच्छा राइज आपको नहीं देखने मिलेगा। जो हमने इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज को देखा है, नॉर्मली उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा था वो 2014 से पकड़ा था और वो कंटिन्यू रहा था 2018 तक, 17-18 तक। उसके बाद हमने डिक्लाइन देखा। लास्ट 2-3 साल में काफी टफ समय रहा है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज का। पर ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी थी उस समय और ये इसका मोमेंटम भी काफी अच्छा था। बीच में ये यहाँ पर जो आपने देखा काफी स्टीप डिक्लाइन आया, कुछ न्यूज बेस रही होगी डेफिनेटली। उसके बाद इसका जो मोमेंटम था वो पूरा हिल गया। मतलब जो एक अच्छा मोमेंटम में स्टॉक चल रहा था काफी समय से, उसमें एक शिफ्ट आ चुका था और काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट था। ये जो लार्ज कैंडल कभी भी मंथली चार्ट में बनती है, आपको मैं वैसे भी जनरली बता दूं कि अगर आपको इतनी लार्ज कैंडल, लार्ज साइज की कैंडल अगर रेड कैंडल मिलती है तो मतलब समथिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली इन द बिजनेस इटसेल्फ। ये कोई नॉर्मल आपकी कैंडल नहीं है, समथिंग हैज शिफ्टेड। जो आपका एक बेसिक एक होता है, फिलॉसफी होती है बिजनेस की, उसमें कुछ चेंज आया है। तभी आपको ऐसी लार्ज कैंडल्स यहाँ पर और यहाँ पर जो है फॉर्म होते हुए दिख रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई यहाँ पर शेयर स्प्लिट हुआ है या कुछ बोनस शेयर इश्यू हुआ है जिसके कारण से आपको ये गलत कैंडल्स दिख रही हैं। ये सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है यहाँ पर और काफी बड़ी लार्ज कैंडल्स जो रेड कैंडल्स हैं, तो ये एक स्टीप करेक्शन को दिखा रही है और जो बिजनेस है उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। स्ट्रीट का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा था एक समय में। पर अब आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े करेक्शंस को भी इसने झेला। मुझे लगता है अब क्योंकि ये सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर ही लिया है। और अब जो टेलविंड है और जितनी इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो अब उसको मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो जितना स्टीप आपको यहाँ पे करेक्शन देखने मिला, उतना ही स्टीप आपको अब यहाँ पर रिकवरी देखने भी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी स्टीप रिकवरी है। आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी है। मैं और भी खुश होता अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम एडिशन होता और भी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर अगर अच्छे ह्यूज वॉल्यूम्स जनरेट होते जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि उस समय प्राइस भी बहुत कम था शेयर का, बट फिर भी अगर अच्छे इस लार्ज वॉल्यूम्स यहाँ पर भी ऐड होते तो मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता। बट फिर भी अगर आप वॉल्यूम्स को मैं एक समय के लिए छोड़ भी दूं, तब भी यहाँ पर आपको अच्छा प्राइस रिकवरी यहाँ पर देखने मिल रही है। तो इस स्टॉक में अभी तक आज की रेट तक आपको ऐसी कोई मेजर वीकनेस नहीं दिख रही है। चार्ट पर आप देख सकते हैं 10 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर है, उसको काफी गैप बनाकर ये कंटिन्यूसली अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्टीप अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो अभी आपको इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें कंटिन्यूसली, अगर आपकी पोजीशन है मिलिंद जी, खास करके मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप इसमें बने रह सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आप इसमें बने रह सकते हैं जब तक कि ये 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज नहीं करता डिसाइसिवली। दूसरा, मुझे लग रहा है कि ये लार्ज टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना सकता है। वो बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर ये पूरा ऊपर तक जाता है फिर एक पुल बैक लेता है, अगर वो होता है दिखता हुआ हमको, तो हम जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे मंथली चार्ट्स पर। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट के इसके। तो देखिए मैंने 8 ईयर्स का डेटा ले लिया है वीकली चार्ट्स।
मैं इसका ओपन करने वाला हूँ। ये है सर वीकली चार्ट इसका। अब वीकली चार्ट में भी आप देख लीजिए कि अब हमने जूम इन कर लिया है, तो आप इस डेटा को तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए एक तरीके से। अब हम आ जाते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस पे। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये काफी अच्छी चीज होती है। राउंडिंग बॉटम जो होता है वो काफी स्लो गैदरिंग होती है, अच्छा एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद फिर जो है प्राइस ब्रेकआउट होता है। तो ये काफी बुलिश साइन शो करता है कि काफी समय स्टॉक ने बिताया, बेस बनाया, उसके बाद एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये लंबे समय तक जो है अपवर्ड ट्रेंड जो है उसमें कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर कि आप एक तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मानेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, ये देखिए। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट कप का हाइट आप बोल सकते हैं, ठीक है सर। ये यहाँ से ऑलमोस्ट ये, तो ये देखिए 60 रुपीज से 200 रुपीज का ऑलमोस्ट जो जोन है, तो ये 140 रुपीज की हाइट हो गई। आप एक तरह से कप की हाइट बोल सकते हैं। यहाँ पर ये कप की हाइट है। वहीं पर आप देखिए ये छोटा सा हैंडल बना हुआ है। अगर थोड़ा और भी स्ट्रेच होता यहाँ तक 177 रुपीज तक आता तो और भी अच्छा आपको कंफर्ट मिलता, पर फिर भी आप इसको एक यहाँ पर ये इसका कप बोल सकते हैं, ये हैंडल बोल सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट बोल सकते हैं आप। तो इसकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 140 रुपीज की है। यहाँ से जो ब्रेकआउट लिया है इसने, आप यहाँ से 140 रुपीज को आप ऐड कर दीजिए, जो टारगेट होगा इसका मिनिमम टारगेट जो हम बोलते हैं। तो 200 में अगर आप 140 ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 340 रुपीज का लेवल आता है। जो इसका हाईएस्ट लेवल था वो 320 रुपीज का था। तो मुझे लगता है कि ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर सकता है, जो ऑल टाइम हाई था, और ये नई ट्रेजेक्टरी में जाने का दम रखता है। अगर आप इसकी अर्निंग्स आप देख रहे हैं रिसेंटली, तो अच्छी मोमेंटम आपको देखने मिली अर्निंग्स में, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी इनकी अर्निंग्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। तो अगर आपको सब चीजों अगर आपके पास पोजीशन है तो आप जरूर इसमें बने रहिए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की वीकनेस, आपको बहुत मेजर वीकनेस कहीं पर भी इसमें दिख रही है, ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका। यहाँ पर आप देखिए डेली चार्ट्स भी मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको किसी भी तरह की कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है जो कि सिग्निफिकेंट हो। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रीवियस इसने हाई बनाया है, बट आरएसआई में थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। बट ये डेली चार्ट्स है सर, इसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में है काउंटर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, काफी अच्छा ट्रेजेक्टरी में है। यहाँ पर ये प्रीवियस ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन थी, अब ये जो रिसेंट है तो और भी स्टीप है। तो ये अच्छे ट्रेजेक्टरी में ट्रेड हो रहा है काउंटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पर भी कोई भी वीकनेस आपको नहीं दिख रही है। मैक्सिमम अगर बहुत स्टीप करेक्शन भी मार्केट में आता है तो मुझे नहीं लगता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा, और फर्दर आपको यहाँ से बाउंस बैक ही करता हुआ दिखेगा। तो आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं मिलिंद जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी स्ट्रांग है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। हमने बात कर लिया है सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इनके पेरेंट के बारे में भी बात कर लिया, और ब्रॉडली अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी दिख रही है मुझे। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप जरूर इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप मुझे इसके अलावा भी कोई आईटी कंपनी पूछेंगे तो मुझे हैप्पीएस्ट माइंड बहुत पसंद है। मैं जब से उसकी लिस्टिंग हुई है मैं बहुत बुलिश हूँ उस पर। मैंने कुछ एक छोटे पोजिशनल और ट्रेड व्यूज भी बनाए के वीडियोस भी बनाए हैं इस चैनल पर मैं ब्रॉडली लॉन्ग टर्म के लिए भी उस कंपनी को रिकमेंड करूंगा। हैप्पीएस्ट माइंड मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। आप इस कंपनी में भी बने रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आपको कैसे लगा ये वीडियो मिलिंद जी, आप भी लिखकर बताइएगा, और दोस्तों आप भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, और वो भी बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया है। मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।